नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। श्रीनगर के लाल चौक में आज एक बार फिर से पत्थरबाजी के दृश्य दिखाई दिए, लेकिन इस बार मामला जरा हटकर दिखा। पत्थर बरसाने वालों में वो छात्र थे जिनकी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, लेकिन जो मरने मारने की बात कर रहे थे। छात्रों के हिंसा में शामिल होने की कश्मीर से आई तस्वीर हम आपको विस्तार से जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर के बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटने के लिए प्लास्टिक बुलेट भेजी हैं। इनका इस्तेमाल दूसरे विकल्प के तौर पर किया जाएगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के सरकार के उस आश्वासन के बाद उठाया गया जिसमें कोई और चारा न होने पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कही गई है। जो कल के भविष्य हैं, उनकी पीठ पर किताबें हैं और हाथों में पत्थर। कश्मीर के नौजवान क्लास में पढ़ाई करने के बजाय सड़कों पर खून बहा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में ये भिड़ंत सुरक्षा बल और छात्रों के बीच हो रही है। अपनी पहचान छिपाए इन छात्रों की हरकतों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में हालात किस हद तक पटरी से उतर चुके हैं। 13 अप्रैल को पुलवामा के डिग्री कॉलेज में सुरक्षा बलों ने धरपकड़ का अभियान चलाया था। कॉलेज में दाखिल होने के दौरान छात्रों ने उन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। उस वाकये के खिलाफ छात्रों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। इन छात्रों के तेवर से आप समझ सकते हैं कि इनके दिल में कितना जहर उड़ेला गया है। कश्मीर के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं और सियासी पार्टियां अपनी दुकानें चमकाने में मशगूल हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन हालात में भी महबूबा मुफ्ती कुर्सी को पकड़े रखे। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। कश्मीर एक बार फिर पत्थरबाजों के खौफ में है। पत्थरबाज सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए उकसाते हैं। उपचुनाव के दौरान एक युवक को जीप की बोनट से बांधने का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा है। इस मामले में सेना जांच कर रही है। श्रीनगर में शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने लाउडस्पीकर से अजान पर सवाल उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। सोनू ने सुबह सुबह ट्वीट कर धार्मिक स्थलों में शोरगुल पर अपनी आपत्ति जताई तो ये बहस शुरू हो गई कि क्या मजहब के नाम पर नागरिक अधिकारों के हनन की इजाजत दी जा सकती है। नमाज का वक्त बताने वाले अजान पर सोनू निगम आग बबूला हो गए। सुबह की नींद खराब होने से इतना गुस्सा आया कि अजान के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी। पौ फटने से पहले सोनू के ट्वीट अकाउंट से एक के बाद एक बवाल मचाने वाले ट्वीट फटे। पहले लिखा, ऊपर वाला सबको खुश रखे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन मुझे अजान की वजह से सुबह जागना पड़ा। भारत में धर्म को थोपा जाना कब बंद होगा। चंद मिनट बाद सोनू ने एक और ट्वीट किया, मोहम्मद साहब ने इस्लाम की नींव रखी तो बिजली नहीं थी। एडिसन की खोज के बाद हमें इस शोरगुल की क्या जरूरत है। सोनू के ट्वीट के साथ ही विवादों का नया सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने सोनू के ट्वीट को वैचारिक तंगहाली तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। सोनू पर मुस्लिम धर्मगुरु भी जमकर खफा हुए। सोनू निगम ने एक मुद्दा उठाया है, लेकिन इसे एक मजहब से जोड़ना मुद्दे को भोथरा करना होगा। सवाल अगर प्रदूषण का और शोर का है तो हर मजहब की रीति रिवाजों में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 तलाक पर त्योरियां चढ़ाकर बड़ा संकेत दे दिया है। योगी ने 3 तलाक की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से की और मौन रहने वालों को आड़े हाथों लेकर विरोधी दलों को भी अपने निशाने पर लिया। ये ट्रिपल तलाक पर योगी आदित्यनाथ की तीखी राय है। मौन की बात कहकर वो हमला विरोधियों पर कर रहे हैं
और द्रौपदी के चीरहरण की मिसाल देकर मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादती का सवाल उठा रहे हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। योगी का यूं खुलकर विरोध में आना मजहबी और सियासी नेताओं को बिल्कुल नागवार लगा। आजम खान से लेकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि मुश्किल उनकी है तो रास्ता भी वही तलाश करेंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में कहा था कि तिहरे तलाक की वजह से मुस्लिम बहनों को बड़ी तकलीफ हो रही है और केंद्र सरकार इसका जल्द हल चाहती है। कि जब सामाजिक न्याय की बात की तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको समाज में संघर्ष पैदा नहीं करना है उनके बीच में। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनका स्पिरिट था। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 दिनों की बैठक कर तलाक के मसले को शरीयत से जोड़ दिया और साफ कर दिया कि शरीयत ही लोगों को समझाएगी, तलाक देने वालों का समाज बहिष्कार करेगा। कि अगर कोई शख्स बगैर किसी जवाज के 3 तलाक देता है गुस्से में या किसी तरह से, तो हमने अपील की मुसलमानों से कि ऐसे शख्स का सोशल बाइकाट किया जाए। ये पहली मर्तबा कहा गया। उधर देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मसले पर 11 मई से सुनवाई होने वाली है। ट्रिपल तलाक पर जारी बहस में बड़े बड़े मोड़ आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे का आज दूसरा दिन था। मोदी ने सूरत के एक भव्य अस्पताल का उद्घाटन किया, पाटीदारों को रिझाने की कोशिश की। इस अस्पताल का निर्माण पाटीदारों के ट्रस्ट ने ही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 400 करोड़ के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया तो एक साथ समाज सेवा और वोट यात्रा दोनों मकसद पूरे किए। मैं दुविधा में था कि गुजराती में बोलूं कि हिंदी में बोलूं, लेकिन बाद में मेरे मन में विचार आया कि आप सबने इतना बड़ा काम किया है, इसका देश को भी तो पता चलना चाहिए। गुजरात के पाटीदार बीजेपी सरकार से नाराज हैं। आरक्षण के सवाल पर बीजेपी और पाटीदारों के बीच खाई गहरी होती जा रही है, लेकिन अब इसे पाटने का वक्त है। नरेंद्र मोदी अस्पताल से ही उस रोग का इलाज कर रहे हैं जिसकी वजह से गुजरात में बीजेपी का जिस्म कमजोर हो सकता है। सूरत से मोदी ने एक बार फिर दिल का रिश्ता जोड़ा। हर किसी की नजर में मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, लेकिन एक अगर कोई अपवाद है तो मेरा सूरत है। मैं जब भी मिला हूं वही प्यार, वही अपनापन, प्रधानमंत्री वाला कोई टैग कहीं नजर नहीं आता है। पीएम का सूरत आना, उनका रोड शो करना, जनता की उमड़ी भीड़, इन सब से बीजेपी को नई ताकत मिली है। गुजरात के सीएम भरोसे से पाटीदारों का समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं। देखो, पाटीदार समाज गुजरात में पहले भी बीजेपी के साथ रहा है, आज भी है और चुनाव के वक्त भी हमारे साथ है। जिस तरीके से कॉइन्स की 2 बाजू रहती है, पाटीदार समाज और बीजेपी ऐसे ही जुड़े हुए रिश्ता है, तो पाटीदार समाज कभी भी बीजेपी के साथ उसने छोड़ा नहीं है। सूरत में पाटीदारों की अच्छी तादाद है। यहाँ के पाटीदारों का राजनीतिक असर भी है। हार्दिक पटेल के तौर पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती भी है, लेकिन अब हार्दिक फैक्टर को बेअसर करने खुद मोदी उतर आए हैं। आरक्षण की मांग के साथ बीजेपी से अलग थलग चल रहे पाटीदार समुदाय को मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन कोशिश की।
सूरत में किरण अस्पताल के उद्घाटन के जरिए प्रधानमंत्री ने पाटीदारों के जख्मों पर मरहम लगाया। साथ ही कहा कि यहाँ उन्हें परिवार जैसा महसूस होता है। हालांकि देखना काफी दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री के ये शब्द पाटीदारों के मन को वोटों में कितना तब्दील कर पाते हैं। सूरत से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिखा दिया है कि वो भले ही देश के मुखिया हों, लेकिन उनका दिल बच्चों जैसा है। सूरत में मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर बच्ची से भेंट की। बच्ची को पहले सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करके बच्ची से मुलाकात की। मोदी का बच्चों से ऐसा ही नाता रहा है। विदेश दौरे में भी मोदी का बाल प्रेम कुछ इसी अंदाज में सामने आता रहा और आज 2 बच्चों के साथ मोदी का ये प्रेम नजर आया। दूसरा अस्पताल के उद्घाटन के मौके वाली तस्वीर है। और 2 दिन पहले भी हम चौपाटी पे गए थे, सिटी लाइट रोड पे, सब वहाँ मोदी दादा का फोटो दिखाया उसने। और 2 साल के थे तब से वो पहचान दिए कि मोदी दादा ही है। तो वहाँ जाके मैंने खड़ा रह गया, आदमी इधर कम है। तो उसने बोला, मैंने बोला मोदी दादा अभी आएगा गाड़ी लेके। 2 गाड़ी गए, दूसरी गाड़ी आया तो वहाँ तुरंत दौड़ के चले जाने का, बोलने का नहीं किसी को, मैं छोड़ दूंगा तेरे को, भाग जाने का मोदी। तो उसने ऐसा ही किया और 2 कमांडर ने, पुलिस वाले सबने रोका। तो मैंने बोला जाने दो लड़की है। तो मोदी दादा की गाड़ी आई तो कोऑपरेटर साहब भी था, ओके जाने दो। फिर भी इससे मोदी दादा ने देखा तो कि उसको आने दो इधर। आपने लूट तो तरह तरह की देखी होंगी, लेकिन दिल्ली में हैरान कर देने वाली लूट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। दिल्ली में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 26 लाख रुपए की लूट हुई। लुटेरा रिक्शा में बैठा आराम से फरार हो गया। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में ये शख्स भले ही लोगों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया हो, लेकिन सीसीटीवी के कैमरे से नहीं बच सका। जिस बक्से को उठाकर ये चोर भाग रहा है, उसमें रखा कैश आज एक्सिस बैंक के एटीएम में होता, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि कैश वैन से जब 26 लाख रुपए से भरे बक्से को ये चोर लेकर भाग रहा था तो कोई देखने वाला तक नहीं था। इसी का फायदा उठाकर इस शातिर चोर ने पहले कैश वैन से बक्से को उठाया और फिर बड़े ही आराम से चौराहे पर लगे रिक्शे में बैठकर फरार हो गया। एक्सिस बैंक के जो यहाँ पर वैन थी, कैश वैन, उसका गेट खुला हुआ था। एक शख्स पीछे से आता है, कैश वैन में आसानी से कैश से भरा जो बक्सा है वो उठाता है और पैदल ही लेकर के इस दिशा में आगे चला जाता है। और उसके बाद एक रिक्शे को बुलाता है, रिक्शे में वो कैश से भरी जो बक्सा है उसको रखता है और बेहद आसानी से रिक्शे पर बैठकर फरार हो जाता है। कैश वैन से लूट का ये वाकया दिल्ली के करोल बाग इलाके के कमला मार्केट में हुई कैश लूट की याद दिलाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कैश लूट की इसी ताजा तरीन घटना ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। एटीएम की गाड़ी थी, उसमें से एक व्यक्ति कैश लेके निकाल के ले गया बैग। वो व्यक्ति तो भाग गया था जो कैश ले गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी में चोर का हुलिया मौजूद है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। कैमरामैन कुलवंत और आनंद कुमार के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। हम यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए सबसे तेज मोबाइल साइट www.aajtak.in पर और देखिए खबरें सबसे तेज और सबसे पहले। देखते रहिए आज तक।